Good evening to everyone. Welcome to Yes Biology online platform. This is धर्मपाल ढाका. आई होप कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे. हम लास्ट क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम से शुरुआत किया था और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम वॉल्यूम पढ़ रहे थे. वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, जो श्वसन से संबंधित आयतन और क्षमता है वो पढ़ रहे थे. सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम, यानी टीवी से लिखते हैं. नॉर्मल ब्रीदिंग में हम कितनी एयर को इंस्पायर्ड करते हैं और कितना एयर का वॉल्यूम एक्सपायर्ड करते हैं, यानी इनहेल और एक्सहेल वॉल्यूम का आयतन नॉर्मल ब्रीदिंग के समय कितना होता है, 500 ml. इसके बाद हमने पढ़ा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV से लिखते हैं, और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा कितनी एयर को हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV से लिखते हैं. और इसका मान कितना होता है, 2500 से 3000 ml. इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा कितनी एयर को फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, वो होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा कितनी एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, वो था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो अभी पढ़ गए थे. 2500 से 3000 ml था वो, 2500 से 3000 ml. और नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा कितनी एयर को फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, वो होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और इसका जो मान होगा वो होगा 1000 से 1100 ml वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मान कितना होगा, 1000 से 1100 ml वॉल्यूम. इसके अलावा और हमने पढ़ा था वो था रेजिडुअल वॉल्यूम. नेक्स्ट कौन सा वॉल्यूम है, हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. हमारा टॉपिक जो है वो है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, यानी श्वसन में कौन कौन से वॉल्यूम इंक्लूड रहते हैं, कौन कौन सी कैपेसिटी है. 3 हमने पढ़ लिया. सबसे पहले हमने पढ़ा टाइडल वॉल्यूम, जिसका मान होता है 500 ml. उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्थ जो है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम किसे कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद वायु को जो फेफड़ों में एयर का जो अमाउंट रहता है, जो बचा रहता है, रिमेन रहता है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है. और उसका जो मान होता है वो होता है 1100 से 1200 ml, यानी 1100 से 1200 ml रेजिडुअल वॉल्यूम. डायग्राम में हम देखते हैं तो रेजिडुअल वॉल्यूम सबसे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम एयर में, जो लंग्स में रिमेन रहती है, यानी ये कभी भी फेफड़ों से बाहर नहीं निकलती, फेफड़ों के अंदर रहती है. फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद भी फेफड़ों में बनी रहती है, यानी वायु का वह आयतन जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी फेफड़ों में बना रहता है, वो कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, RV से लिखते हैं. और इसका अमाउंट जो है वो होता है 1100 से 1200 ml, यानी 1100 से 1200 ml. इसके बाद आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे कहेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी वायु का कुल आयतन जो नॉर्मल एक्सपायर, यानी नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद फेफड़ों में बचा रहता है. नॉर्मली फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद वायु का आयतन जो बचा रहता है वो तो कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फेफड़ों में जो वायु का आयतन रहता है वो कहलाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इसको लिखते हैं टीवी और IRV से. टीवी हमारा था 500 ml और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था वो था 2500 से 3000 ml. तो दोनों का ऐड करेंगे 500 और 2500 को, तो वो हो जाएगा 3000 से 3500 ml. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई,
3000 to 3500 ml। डायग्राम से देखते हैं, फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमें कहाँ दिखाई दे रही है, ध्यान से देखते हैं इसको। ये अपना हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम, इसके बाद है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये रहा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें देख लो क्या क्या सम्मिलित है। ये एक तो टाइडल वॉल्यूम हो गया, ये ऊपर वाला क्या है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों को ऐड करेंगे यानी ये इतना कुल ये हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम का मान होता है 500 ml और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो होता है 2500 से 3000 ml, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3000 to 3500 ml इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, किसे कहते हैं, देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, वायु का कुल वह आयतन जो रिमेन रहता है फेफड़ों में आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को लिखेंगे EC से। किससे लिखेंगे, EC से। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, देखो नॉर्मल ब्रीदिंग यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन का मतलब हो गया TV टाइडल वॉल्यूम, यानी नॉर्मली हमने 500 ml अंदर वायु ले लिए, TV गया अंदर। उसके बाद नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितनी वायु बाहर एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सफुली, तो फोर्सफुली करेंगे उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। एक्सपायरेटरी कितनी, देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितनी वायु को बाहर निकाल सकते हैं, यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन मतलब 500 ml हमने अंदर ले लिया है, ठीक है। उसके बाद कितनी एक्सपायर कर सकते हैं, TV तो कर ही सकते हैं, ये तो नॉर्मली बाहर निकाल सकते हैं 500 ml, और कितनी निकाल सकते हैं बोले, और ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी बाहर वायुमंडल में एक्सपायर कर सकते हैं। तो TV और ERV को ऐड करेंगे तो ये हो गया 1500 से 1600 ml। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मान हो गया कितना, 1500 से 1600 ml। फ्लो चार्ट में देखते हैं तो TV तो इंक्लूड है ही, मतलब ये तो इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद ERV भी इंक्लूड रहेगा इसमें, ये रहा ERV, इन दोनों का ऐड करेंगे तो वो होगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मान कितना हो गया, ये इतना है, वो हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ERV, और ये दोनों को मिलाएंगे तो वो हो जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC, ठीक है भी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, किसे कहते हैं, देखो FRC किसे कहेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन का मतलब हो गया TV, ये हमने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया है, उसके बाद फेफड़ों में कितनी वॉल्यूम बची रहती है। तो हम जानते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कभी बाहर निकलती नहीं है, उसका मान होता है कितना, 1100 से 1200 ml होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है। और ERV ये फोर्सफुली ये हम बाहर निकाल सकते हैं, नॉर्मली ब्रीदिंग के पश्चात फोर्सफुली एयर को एक्सपायर कर सकते हैं, उसका मान होता है 1000 से 1100 ml। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 2100 से 2300 ml, 2100 से 2300 ml। किसका मान हो जाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। एक तो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम जिसका मान कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml, और ERV का मान होता है 1000 से 1100 ml। इन दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2100 से 2300 ml फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। देख लो फ्लो चार्ट में हमें ऐड करना है, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम ये रहा, और उसके बाद है ERV, मतलब ये जो कुल है यहाँ पे वो है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ये रहा इतना, ये क्या है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम।
उसके बाद वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी जैविक क्षमता, इसको लिखते हैं वीसी से। किसे कहेंगे देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद इन, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी देखो कि आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद ब्रीद कर सकते हैं। देखो और नेक्स्ट और परिभाषा इसको और देखते हैं, डेफिनेशन नेक्स्ट जो है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीद आउट आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन। यानी हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया, यानी IRV हम फेफड़ों के अंदर ले गए, ये फेफड़ों के अंदर चली गई। इसके बाद हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे तो TB बाहर निकालेंगे। उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो ERV बाहर निकालेंगे। IRV अंदर ले गए, ये इंक्लूड हो गई। उसके बाद TB यानी नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, ये भी एयर बाहर निकालेंगे, ये भी इंक्लूड हो गई। उसके बाद फोर्सफुल एयर बाहर फेफड़ों से एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे तो ERV भी इसमें इंक्लूड हो गई। यानी इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी जैविक क्षमता, जिसको VC से लिखेंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3500 से 4500 ml वाइटल कैपेसिटी जैविक क्षमता का मान। ह्यूमन की फेफड़ों की लंग्स की वाइटल कैपेसिटी का जो मान होता है वो कितना होता है, 3500 से 4500 ml। डायग्राम में हम फ्लो चार्ट में देखते हैं तो उसमें ERV इंक्लूड रहेगी, TB इंक्लूड रहेगी और IRV इंक्लूड रहेगी। यानी ये जो है कुल ये हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी जो यहाँ पे दिख रही है अपने को साफ साफ। इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसके बाद है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी यानी TLC क्या होती है देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमम इंस्पायरेशन का मतलब हो गया फोर्सफुली इंस्पायरेशन, जिसको हम लिखते हैं IRV, फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद। यानी ये तो इंक्लूड होगी अपने आप ही। उसके बाद हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, वो हो गई TB। उसके बाद हम ERV भी कर सकते हैं, ये तो इंक्लूड कर दी सबसे पहले। उसके बाद नॉर्मली एक्सपायर करेंगे, ये भी आ जाएगी इसमें। उसके बाद फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे तो ये भी आ जाएगी तीनों। और रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कभी फेफड़ों से बाहर निकलती नहीं, वो हो जाएगी। टोटल वॉल्यूम कितना है फेफड़ों में, कब, मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद, आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन, तो वो होगा 5000 से 6000 ml। TLC का वॉल्यूम कितना, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी, 5000 to 6000 ml। फ्लो चार्ट में देखें तो उसमें TB इंक्लूड रहेगा, ठीक है भाई। IRV इंक्लूड रहेगा, ये IRV है। और ERV ये भी इंक्लूड रहेगा। रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्लूड रहेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वही तो है। TLC पढ़ रहे हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, यानी ये सभी जितने में। तो क्या नहीं इंक्लूड रहेगा इसमें, FRC इंक्लूड है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि FRC में ये दोनों जोड़ेंगे तभी तो FRC आएगी। या तो FRC लिख दो या फिर ERV प्लस RV लिख दो, एक ही बात। तो ये होगी टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। ERV, IRV, TB और रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, 5000 से 6000 ml टोटल लंग कैपेसिटी। उसके बाद डेड स्पेस किसे कहेंगे, डेड स्पेस किसे कहेंगे देखो, सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्स्ट जो अपना आया था वो आया था एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, बाह्य नासा छिद्र, जिससे एयर अपने फेफड़ों के अंदर जाती, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। उसके बाद आया था क्या, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद आई थी लेरिंग्स, ट्रेकिया, है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद टर्सरी ब्रोंकाई, और उसके बाद आई थी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे फेफड़ों में। तो कहाँ से कहाँ तक बता रहा है ये देखो, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम नोस्ट्रिल यानी बाह्य नासा छिद्र से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट है, वहाँ पे गैस ये एक्सचेंज नहीं होता है, यानी नॉट इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज। यानी ये जो भाग है ना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके
टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक इनमें गैसीय एक्सचेंज नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा, डेड स्पेस। और डेड एयर वॉल्यूम जो है वो होता है 150 ml। कितना रहता है, 150 ml, यानी यहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं होता है और इसका मान रहेगा 150 ml। इसके बाद है रेस्पिरेटरी साइकिल, किसे बोलेंगे, यानी एन इंस्पायरेशन एंड एन एक्सपायरेशन, एक बार सांस अंदर लेते हैं और एक बार सांस बाहर एयर में वायु को रिमूव करते हैं, तो दोनों को इंक्लूड करके बोलेंगे रेस्पिरेटरी साइकिल। क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी साइकिल, यानी एन इंस्पायरेशन और एन एक्सपायरेशन, यानी एक बार सांस लेते हैं और एक बार सांस बाहर निकालते हैं, तो ये एक चक्कर पूरा हो गया श्वसन का, तो इसको बोलते हैं श्वसन चक्कर यानी रेस्पिरेटरी साइकिल। उसके बाद है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीदिंग रेट कितनी होती है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति जो है, हेल्दी पर्सन है, वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 12 से 16 बार, यानी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीदिंग रेट होती है 12 to 16 टाइम पर मिनट। उसके बाद स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर किसे कहेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट है जो ब्रीदिंग रेट को मेजर करता है, यानी रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करता है कि एक हेल्दी पर्सन, एक पर्सन हेल्दी है या नहीं, यानी उसकी ब्रीदिंग रेट को मेजर करने का कार्य करता है। कौन, स्पायरोमीटर या रेस्पिरोमीटर, टू मेजर द रेस्पिरेटरी रेट, इसको क्या कहेंगे, स्पायरोमीटर या रेस्पिरोमीटर। उसके बाद है नया टॉपिक जो अपना नेक्स्ट है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का आदान प्रदान कहाँ कहाँ होता है देखते हैं। गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। एल्वियोलाई है वो लंग्स में पाई जाती है। सबसे पहले एयर को हम सांस जैसे अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों के अंदर जाती है, फेफड़ों में एल्वियोलाई होती है अपनी, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच गई। एल्वियोलाई के चारों ओर रक्त वाहिनियों का जाल है, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क है, वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा गैस एक्सचेंज कौन से मेथड द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा, यानी नॉर्मल सा एक इजी सा पर्सन है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा। तो गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, एल्वियोलाई एंड ब्लड, और उसके बाद ब्लड आगे ऑक्सीजन को लेके जाता है और अपना जो सेल है, टिश्यू है, वहाँ पे ऑक्सीजन है रिलीज करता है, तो वहाँ से CO2 ब्लड लेके आता है फेफड़ों तक और फेफड़ों से ऑक्सीजन उस टिश्यू तक लेकर जाता है। यानी पहली बार जो गैस एक्सचेंज होगा वो फेफड़ों में होगा और किसके बीच, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है पहले से एल्वियोलाई में, यहाँ से ब्लड आ रहा है ऐसे और इधर से CO2 लेके आ रहा है, वो CO2 फेफड़ों में छोड़ जाएगा ब्लड और फेफड़ों से ऑक्सीजन आगे लेकर जाएगा, आगे लेकर जाएगा। यहाँ पे टिश्यू है, टिश्यू में CO2 है पहले से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन तो यहाँ रिलीज़ कर देगा और यहाँ से CO2 लेके वापस फेफड़ों में जाएगा। यानी पहली बार गैस एक्सचेंज होगा वह एल्वियोलाई और ब्लड के बीच होगा फेफड़ों के अंदर। उसके बाद ब्लड आगे ऑक्सीजन लेके जाएगा टिश्यू तक, टिश्यू से CO2 लेके आएगा, टिश्यू और ब्लड के बीच वहाँ दूसरी बार गैसीय एक्सचेंज की क्रिया होगी, है ना, ठीक है अभी। तो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैसीय एक्सचेंज। तो एल्वियोलाई या कुप्पिका जो है गैसीय एक्सचेंज की प्राइमरी साइट है, सबसे पहले गैसीय एक्सचेंज की क्रिया यही होती है। और O2 और CO2 एक्सचेंज कौन से मेथड द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन, है ना, विसरण द्वारा, सामान्य विसरण द्वारा गैस एक्सचेंज की क्रिया होती है। और गैस ये एक्सचेंज है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ गैस एक्सचेंज या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग गैसीय एक्सचेंज, यानी गैसीय एक्सचेंज की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है वो है प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कौन सी गैस का अमाउंट ज़्यादा है, यानी उसका अमाउंट ज़्यादा है तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और हम जानते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। उसके बाद हम उस गैस की सोल्युबिलिटी देखेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, यानी सोल्युबिलिटी यानी विलेयता, वो गैस ब्लड में कौन सी गैस की विलेयता ज़्यादा है उस पर निर्भर करेगा, विलेयता पे। उसके बाद है
थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन यानी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की चौड़ाई कितनी है उस पर भी निर्भर करेगा गैस एक्सचेंज। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यानी फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई है और एल्वियोलाई की जो वाल है वो प्राइमरी साइट है गैस एक्सचेंज की, और एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही गैस एक्सचेंज की क्रिया होगी। यानी सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन उस पर भी गैस एक्सचेंज की क्रिया निर्भर करेगी। यानी एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही O2 CO2 का एक्सचेंज ज़्यादा होगा, फेफड़ों से O2 उतनी ज़्यादा जाएगी जितना एल्वियोलाई का एरिया ज़्यादा होगा। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की मोटाई ज़्यादा है तो गैस एक्सचेंज की क्रिया कम होगी, सीधी सी बात है। उसके बाद सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस यानी गैस की विलेयता ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एक्सचेंज होगी। प्रेशर जितना ज़्यादा है उतना ही गैस एक्सचेंज की क्रिया होगी। यानी गैस एक्सचेंज की क्रिया होती है वो होती है सिंपल डिफ्यूजन द्वारा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो सिंपल डिफ्यूजन की क्रिया उतनी फास्ट होगी। तो 4 फैक्टर हैं जो गैसीय एक्सचेंज यानी गैस एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, फैक्टर अफेक्टिंग गैस एक्सचेंज या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग गैस एक्सचेंज। फर्स्ट जो है वो है गैस का प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी सांद्रता प्रवणता और दाब यानी दाब और सांद्रता प्रवणता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर किसे कहेंगे। द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए गैस मिक्सचर इज कॉल्ड, यानी एटमॉस्फेयर में गैसों का मिक्सर है, अपना वातावरण में वायुमंडल जो है वो गैसों का मिक्सर है। इसमें हमें पता है ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% है और CO2 है वो 0.02%। तो ये गैसों का मिक्सर ही तो है। इसमें हम इंडिविजुअल किसी भी एक गैस का देखेंगे तो वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब। तो पार्शियल प्रेशर किसे कहेंगे? द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए गैस मिक्सर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 आर गिवन बिलो। यानी पार्शियल प्रेशर देखेंगे अपने बॉडी के ऑर्गन है और एटमॉस्फेयर है, वहाँ कौन सी गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है उसका अमाउंट देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब दिया हुआ है और इधर पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है CO2 का। और एटमॉस्फेयर में जो O2 है उसका पार्शियल प्रेशर होता है 159 है ना mm ऑफ Hg, और उसमें CO2 कितनी है 0.3 mm Hg। पार्शियल प्रेशर कितना है CO2 का एटमॉस्फेयर में वो है 0.3। उसके बाद एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 mm Hg, और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो CO2 ऑटोमेटिकली कम होगी, वो होगी 40 mm Hg। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पाया जाता है टिश्यू में। टिश्यू जो है वहाँ पे कोशिकाओं से मिलकर अपना सेल से मिलकर टिश्यू बना और वहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, एरोबिक रेस्पिरेशन, और वहाँ CO2 है ना CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है और O2 यूज हो रही है। तो वहाँ पे O2 यूज हो रही है तो CO2 ज़्यादा होगी और O2 कम होगी। O2 कम होगी यहाँ, यानी वहाँ पे 40 mm Hg तो O2 होगी, और CO2 वहाँ बन रही है तो CO2 का मान ज़्यादा होगा, वो होगा 45 mm Hg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पाया जाता है कहाँ पे? फेफड़ों में। एल्वियोलाई है उसके जस्ट बाद जो ब्लड लेके जाएगी आर्टरी है ना, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर है वो 95 mm Hg। ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा है तो CO2 कम होगी और उसका मान होगा 40 mm Hg। ये सभी है ना रिमेंबर करना है अपने को। एटमॉस्फेयर में O2 का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर कितना 159 और CO2 है 0.3, एल्वियोलाई में 104 mm Hg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में कम होगी तो कम होगी कितनी 40, वहाँ पे CO2 ज़्यादा है तो वो होगी 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, ऑक्सीजन ज़्यादा है CO2 वहाँ ऑक्सीजनेटेड में कम होगी तो 40 होगी। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो होगी 104, CO2 कम होगी तो वो होगी 40। इधर इस डायग्राम में हार्ट और ये दिखा रखा हार्ट और लंग्स में प्रेशर कहाँ कहाँ पे कितना होगा, कौन सी
पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सिस्टमिक कोटा, सिस्टमिक वेन, इनमें प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर कौन सी गैस का कितना है देखते हैं। ये सबसे पहले ये लंग्स है, यहाँ पे ये क्या है, लंग्स। इस लंग्स में हम जैसे ही इंस्पायर करते हैं, यानी इंस्पायर्ड एयर एटमॉस्फेयर से लेते हैं, हमें पता है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 159 है। कितना है, 159। और यहाँ पे 159, लेकिन फेफड़ों के अंदर जाते ही वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 104 mmHg। और फेफड़ों के अंदर CO2 है वो होती है 40, यहाँ क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो CO2 ऑटोमेटिकली कम होगी और उसका पार्शियल प्रेशर होगा 40 mmHg। उसके बाद एक्सपायर्ड एयर कर देंगे, ठीक है भाई। फेफड़े हैं और इसके अंदर एल्वियोलाई है। ये अपना हार्ट है, क्या है, हार्ट। और इस हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, हमें पता है 4 चैम्बर युक्त अपना हार्ट है। और हार्ट, अब जैसे ये फेफड़े, फेफड़ों से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ फेफड़ों के पास कुपिका के चारों तरफ रक्त वाहिनियों का जाल है यहाँ, और ये ब्लड बह रहा है और यहाँ से फेफड़ों से ऑक्सीजन ये जो वाहिनी लेके जाती है उसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, हमें पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg होगा। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 95 mmHg। और ये यहाँ पे हार्ट में आ गया ब्लड, और हार्ट से अब बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो उसको लेके जाती है सिस्टमिक आर्टरी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी यहाँ पे भी 95 mmHg होगा ऑक्सीजन, तो CO2 ऑटोमेटिकली 40 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है तो इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो 95 और CO2 हो जाएगी 40 mmHg। ये टिश्यू है, यहाँ पे दूसरी साइड है ये गैस एक्सचेंज की, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगी टिश्यू में और टिश्यू में CO2 है पहले से, तो ये CO2 यहाँ आ जाएगी इस ऊपर कैपिलरी द्वारा, और यहाँ से ब्लड लेके जाती है, उस का नाम होता है सिस्टमिक वेन या वेना कवा। जो बॉडी पार्ट पे इंफीरियर वेना कवा और सुपीरियर वेना कवा जो ब्लड को लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो वेन होती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वहाँ ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली कम होगी, ऑक्सीजन हो जाएगी 40 और CO2 ज़्यादा है तो वो हो जाएगी 45 mmHg। ये क्या है, यहाँ पे बॉडी टिश्यू है, ठीक है भाई। यहाँ से लेके जा रही सिस्टमिक वेन, ये फेफड़ों तक ले गई और उसके बाद फेफड़ों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके जाएगी, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। हार्ट से लंग्स में जो ब्लड लेके जाती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब वहाँ पे CO2 ज़्यादा है वो होगी 45 और ऑक्सीजन कम है वो होगी 40। यह आ गया फेफड़ों में, यहाँ ऑक्सीजन वापस भर दी जाएगी इसमें, यहाँ से CO2 ले जाएगी अंदर, यहाँ फेफड़ों के अंदर चली जाएगी और फेफड़ों से हम एक्सपायर कर देंगे बाहर। और यहाँ गैसों का एक्सचेंज हो रहा है पहली बार, प्राइमरी साइट है यहाँ पे एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज की क्रिया हो रही है। प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इज एल्वियोलाई एंड सेकेंडरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इज ब्लड एंड टिश्यू। तो यहाँ पे फेफड़े हैं, इसमें शुद्ध वायु भरते हैं हम और अशुद्ध वायु को, इम्प्योर एयर को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं और प्योर एयर को यहाँ पे इंस्पायर करते हैं एटमॉस्फेयर से। ये वातावरण है, यहाँ पे ऑक्सीजन हम भरते हैं और CO2 बाहर रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन फिर ब्लड में जाती है। कौन लेके जाती है, पल्मोनरी वेन यहाँ लेके जाती है हृदय में, हार्ट में, हार्ट से बॉडी पार्ट में जाती है। कौन लेके जाता है, सिस्टमिक आर्टरी यानी सिस्टमिक कोटा, यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड है दो, यानी इस बीच में से देखें तो हमें दिखाई देता है कि इधर जो है, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इधर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये अपना जो है वो शुद्ध हृदय कहलाता है इधर वाला, और इधर वाला कहलाता है अशुद्ध हृदय यानी प्योर हार्ट और इम्प्योर हार्ट, क्योंकि इधर वाली जो पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक वेन है उन दोनों में ही इम्प्योर ब्लड होता है। इधर पल्मोनरी वेन है और सिस्टमिक आर्टरी, इनमें प्योर ब्लड होता है। यानी ये तो अपना लेफ्ट साइड और ये राइट साइड,
तो राइट हार्ट है वो इम्प्योर होता है, और लेफ्ट हार्ट है, ये लेफ्ट हार्ट में जो 2 चैम्बर होते हैं वो उनमें प्योर ब्लड भरा रहता है। उसके बाद गैस एक्सचेंज की क्रिया है, फर्स्ट पॉइंट अपना है वो प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी निर्भर करता है। गैस एक्सचेंज कैसे करता है देखो, कैसे करता है देखो ध्यान से। ऑक्सीजन का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है इन एल्वियोलाई में, वो होता है 104 mmHg होता है। ठीक है भी, ये एल्वियोलाई है, यहाँ पे कितना है 104 mmHg, और इधर से ये ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 40 ही है mmHg, और यहाँ पे कितनी है 104। तो बताओ प्रेशर में अंतर है, यहाँ पे केवल 40 और यहाँ पे 104, बहुत ज़्यादा अंतर है प्रेशर में। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पे वो ज़्यादा है ना। तो क्या होगा, तो जो गैस है वो अपने अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ सिंपल डिफ्यूजन द्वारा जाएगी। यहाँ जो ऑक्सीजन है उसका दाब ज़्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन है उसका दाब कम है, तो गैस ऑटोमेटिकली अधिक दाब से कम दाब की तरफ बहेगी, यानी अधिक दाब से कम दाब की तरफ गैसों का परिवहन होगा, और वो कहलाता है सिंपल डिफ्यूजन। तो देखो PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई इज मोर देन दैट इन द ब्लड कैपिलरी, यानी यहाँ पे 40 है और ऊपर कितना है 104। तो क्या होगा, O2 डिफ्यूज इनटू कैपिलरी ब्लड, डिफ्यूज हो जाएगी ऊपर से फेफड़ों से कैपिलरी यानी ब्लड कैपिलरी में। PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी उसमें होता है 45, और एल्वियोलाई है तो यहाँ पे CO2 कम है 40 है, और यहाँ पे CO2 कितनी है, यहाँ पे CO2 है 45। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा और यहाँ पार्शियल प्रेशर कम है, तो CO2 यहाँ से यहाँ अपने आप चली जाएगी। सो CO2 डिफ्यूज टू एल्वियोलाई, कैपिलरी से CO2 डिफ्यूज हो जाएगी लंग्स में, और लंग्स से O2 डिफ्यूज हो जाएगी कैपिलरी में। किसके कारण, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण या प्रेशर के कारण। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, यानी गैस की विलेयता जितनी ज़्यादा होगी वो, यानी ब्लड जिसको ज़्यादा घोलेगा उसको ज़्यादा लेके जाएगा। सोल्यूबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की या CO2 की। देखते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 20 to 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तुलना में CO2 की जो विलेयता है सोल्यूबिलिटी है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है, यानी CO2 ज़्यादा फास्ट घुलती है भी, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। सो द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की तुलना में CO2 बहुत तेज़ी से डिफ्यूज होती है। क्यों, क्योंकि CO2 की जो सोल्यूबिलिटी है वो 20 से 25 गुना ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा होती है। सोल्यूबिलिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन का सोल्यूबिलिटी डिफरेंस बहुत ही कम है, और CO2 का सोल्यूबिलिटी डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण सोल्यूबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो गैस एक्सचेंज उतना ही फास्ट होगा। उसके बाद है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे भी गैस एक्सचेंज डिपेंड करता है। मेम्ब्रेन की चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसे कहेंगे, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। परासरण झिल्ली में कितनी लेयर, 3 लेयर। सबसे पहले है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये फेफड़ों के एल्वियोलाई बना रखी है ये, और इसकी जो वाल है ये एल्वियोलाई की वाल है, और किससे मिलकर बनी है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सरल सल की उपकला द्वारा इसकी वाल बनी होती। उसके बाद क्या है, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। ठीक है भी, एल्वियोलर कैपिलरी की एंडोथीलियम, यानी यहाँ पे जो कैपिलरी है उसकी आंतरिक वाल है उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। उसके बाद है इन दोनों के बीच में, इस डायग्राम में देखते हैं, देखो आप चित्र को जैसे देखते हैं तो एक हमें ये दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई की वाल, एक ये रही। इनके दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये रहा 2 नंबर। उसके बाद आती है ये वाल, इसको बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या कहेंगे इसको, ये रही, ये क्या है, ये है एंडोथीलियम, और ये क्या है, ये है एल्वियोलाई की वाल,
और इन दोनों के बीच में भरा है सब्सटेंस, उसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। इन तीनों को मिलाकर, यानी ये जो है ये इतना, ये तीनों 1 2 और 3, पहला जो है वो एल्वियोलाई के वाल, उनके बीच में जो सब्सटेंस भरा है वो बेसमेंट सब्सटेंस, और उसके बाद ये ब्लड कैपिलरी है, उसकी जो आंतरिक भित्ति है, इनर लेयर है, उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं मेम्ब्रेन। और यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। इस मेम्ब्रेन की ये जो थिकनेस है, ये जितनी ज़्यादा होगी गैसीय एक्सचेंज उतना ही कम होगा, यानी इसकी विड्थ पे भी निर्भर करता है गैसीय एक्सचेंज। तो फैक्टर अफेक्टिंग नेक्स्ट जो हो गया वो हो गया थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन में 3 लेयर इंक्लूड रहती है। फर्स्ट जो है वो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, सेकंड जो है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, थर्ड जो है इन दोनों के बीच जो सब्सटेंस भरा है बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन दैम मतलब एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में जो सब्सटेंस भरा है, यानी ऊपर ये होगी एल्वियोलाई की वाल, नीचे होगी कैपिलरी के एंडोथेलियम और बीच में जो सब्सटेंस है, इन तीनों को मिलाकर कहेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और इसकी थिकनेस पे निर्भर करता है। इसकी थिकनेस कितनी होती है? इट्स टोटल थिकनेस इज ओनली 2.5 माइक्रोमीटर। इट इनेबल इजी गैस एक्सचेंज। आपको सीधा सा क्वेश्चन ये आएगा कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस नॉर्मली कितनी होती है? 0.5 माइक्रोमीटर।